together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting थिएटर की दुनिया। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजाहिद अली थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल करता हूँ। थिएटर की दुनिया में हम थिएटर से वाबस्ता शख्सियात को आपके रूबरू पेश करेंगे। इस उन्वान के तहत ड्रामा निगारों, फ़नकारों, हिदायतकार, गुलकार, मौसीक़ार, मेकअप आर्टिस्ट और पेंटरों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मोहम्मद मुनव्वर अली मुख्तसर साहब से। मुनव्वर साहब, ये बताइए कि 1970 से जो है क़ादर अली बेग साहब 70 से शुरू की ड्रामे, लेकिन बाज़ाब्ता 71 से उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो नाम है डायरेक्शन के लिए, ड्रामा लिखने के लिए, वो एक अलग बात है। उससे पहले क्या सलमान जावेद साहब का कंट्रीब्यूशन भी ऐसा ही रहा जैसा कि क़ादर अली बेग साहब? नहीं, बहुत ज़्यादा रहा। सलमान जावेद साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा। सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट उनके साथ काम, केबी माजिद जो बता रहा हूँ मैं, वो पाकिस्तान चले गए बेचारे जी। वो बड़े बड़े आर्टिस्ट, सिफतुल्लाह बम्बार्ड साहब जी, ये सब लोग काम करते थे उनके साथ। अच्छा। हाँ, और फाइन आर्ट्स अकेडमी उषा खन्ना थी साहब म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा। और हमारे इनू थे इकबाल कुरैशी साहब, उनका ताल्लुक भी फाइन आर्ट्स अकेडमी से। जी जी। हाँ, ये सब बड़े बड़े लोग थे साहब। और ड्रामा तो बड़े बड़े राइटर्स के प्लेस कर रहे हैं वो लोग जी। हम तो कुछ भी नहीं करे जी। हम तो कुछ थोड़े बहुत प्ले किए, उसके बार बार शो करते रहे जी। और उसके बाद जब से कॉमेडी का चस्का लगा, पहले स्टैंड अप कॉमेडी की और उसके बाद ये थिएटर में, बोले ये तो बहुत मेहनत लगती है। जब आपने स्टैंड अप कॉमेडी की बात की तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो कॉमेडी शो है हंगामा जी साहब, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी बुनियाद कब पड़ी? 1976 सितंबर 1976 पहला शो रविंद्र भारती में किया और उसके बाद मुसलसल महीने 2 महीने में शोज करता रहा। सऊदी अरब में पेश किया, इसको मस्कत ओमान में पेश किया जी। और इसको अमेरिका में मैं पेश किया जी। इसको बाज़ाब्ता प्लेस हुए। कमाल रज़ा भी मेरे साथ थे, आयशा जलील जो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। सबसे पहले तो शम्स नाहिद मैडम, अच्छा। बात और भी आर्टिस्ट काम किए हमारे साथ, लेकिन ये 2 मशहूर नाम आपको मैं इत्तला कर रहा हूँ। क्या ये ड्रामा था या कॉमेडी शो था? पहले शुरू में शम्स नाहिद साहब के दौर में हम लोग ड्रामे की शक्ल करते थे, थिएट्रिकल चीज़ थी। उसके बाद ये जब से कि हैदराबाद से अदरक के पंजे शुरू हुआ तो फिर वो ड्रामा नहीं कहता था। एक जगह बैठे और मुख्तलिफ लोग एंट्रीज अलग अलग कैरेक्टर आते गए। हम बोले ये तो बहुत अच्छा है,
इसमें तो बड़ी मेहनत है, ड्रामे में तो दो 3 महीने रिहर्सल करो। और जी। फिर लेडीज भी हमारे साथ जो लड़कियां थी बड़ी अच्छी, बड़ी मेहनती। और प्रमिला चौहान तो म्यूजिक कॉलेज में म्यूजिक की लेक्चरर थी साहब, जी कथक की लेक्चरर थी वो। जी बहुत अच्छे अच्छे लोग। अब इंग्लिश प्लेस जब करते थे तो आपके उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर हमारे साथ काम किए। हाँ, तो वो कब काम किया मैं बताता हूँ। ये मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, ये जर्मन प्ले है। जी ये मैक्स मुलर भवन जो यहाँ पर था नारायणपुरे नारायणगढ़ में, में, जी। किंग कोठी नारायणगुड़ा, तो वहाँ गैबी जेविट्स करके वो काम वो हमको डायरेक्शन देती थी। उसका हस्बैंड पीटर जेविट्स करके जी। वो वहाँ का डायरेक्टर था। अच्छा हाँ, तो ये जो है जर्मन वीक मनाया गया था, अच्छा। तो कॉन्सुलेट भी आया था ये जर्मन प्ले था लेकिन इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पेश किया इंग्लिश गया। लैंग्वेज में। और मैं नहीं समझता कि ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट और ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ हमको काम करने का मौका मिला। मैं समझता तो फिर आगे ज़िंदगी में मुश्किल है। हमने इंग्लिश के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, अब देखिए यूफोम के जो ओनर थी उनकी लड़की आयशा हुसैन हमारे साथ काम करती थी जी इस प्ले में। और बहुत सारी इंग्लिश लेडीज़ थे जी लेकिन बहुत कुछ सीखा है हमने अपने बुजुर्गों से, बहुत कुछ सीखा है। और ख़ास करके हमारे सादत अली खान साहब तो हम सब के लिए एक क्या कहना चाहिए मेंटर है, मेंटर रहे हैं उस ज़माने में। हालांकि मुतशर्रा शख्सियत थी मगर उनको इस लाइन से दिलचस्पी थी और बल्कि उन्होंने रिकमेंड करके मुझे ख़ास करके रिकमेंड करके, मियाँ खादर ज़रा इस बच्चे से भी ले, कब तक ये स्टैंड अप कॉमेडी करते रहेगा, इससे ज़रा ड्रामे का काम लो। जी अरे भाई ये लोग रिहर्सल नहीं करते, वो नहीं करते। खादर भाई भी बोलते थे। बाद में देखे कि तुम्हें इस कदर करीब हो गया कि ड्रामे के कॉस्ट्यूम्स और ड्रामे की प्रॉपर्टी वो सब थिएटर में लाना, जमाना करना, उनके साथ रहना। जी बहरहाल खादर अली बेग साहब ने भी थिएटर के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब ये और बात है कि फाइन आर्ट्स अकेडमी के जिन लोगों ने पहले कहा, एक सरदार भी थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, जो इनके साथ काम करते थे हमारे सलमान जावेद साहब के साथ। अच्छा पुराने बहुत बहुत गैर मामूली लोग थे। जी बल्कि मैं समझता हूँ कि कॉमेडी और अब थिएटर बोलिए उसको कि नालगू ब्रादर्स बोल के थे हैदराबाद में, जी, उनकी नालगू वजह से ये कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में फाइन आर्ट्स अकेडमी बनी और उसका बच्चा जिंदा दिलाने हैदराबाद। अच्छा असल तो नालगू ब्रादर्स थे। ब्रदर्स। भगवान राव आंख थे उसमें, हाँ जी और एक बड़े भाई बोल के थे, और एक थे एजाज एजाज हुसैन खट्टा, खट्टा, जी जो उस्ताद का रोल हमारे मोहम्मद सुलेमान साहब एग्जीबिशन वगैरह में जी वो जो है एजाज हुसैन खट्टा करते थे। और मोहम्मद हिमायतुल्लाह साहब छोटे नवाब का रोल जो करते थे वो बड़े भाई करते थे। सुना मैं, ये मैं अपने बुजुर्गों से सुना हूँ। अच्छा। मेरी उम्र का गलत अंदाजा मत लीजिए। मेरी 73 पक्की है, 73 में रनिंग है। तो ये मैं अपने बड़ों में बैठता था, उनसे अच्छे अच्छे मालूमात। अब उतनी किताबें तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो वो पढ़ के बोलते थे। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये इसका फाइन आर्ट्स एकेडमी का क़याम कब अमल में आया होगा? फाइन आर्ट्स अकेडमी ये 56 की बात होगी, 56 54। जी, इसके बानियों में कौन? पैदाइश 1952 की है। अच्छा, तो मेरी पैदाइश से 2 साल पहले की बात है। 54 हो सकता है। जी और इसमें भी बहुत गैर मामूली लोग, थिएटर का एक विंग था साहब, जी म्यूजिक का एक विंग था, गजल विठल राव का एक विंग था, ये फिल्मी सॉन्ग्स गाने का भूषण नामी एक बहुत अच्छा सिंगर था। वो बेचारा अपना घरदार लखपति करोड़पति आदमी अपना सब कुछ छोड़ के फाइन आर्ट्स अकेडमी से, वो थे मुमताज अहमद म्यूजिक डायरेक्टर, विठल राव जी ये लोग म्यूजिक की लाइन के थे। हम लोग जो है, तो ये मुमताज साहब, विठल राव साहब, ये लोग हमारे ड्रामों में बैकग्राउंड लाइव म्यूजिक भी देते थे। अच्छा, ये बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। जी तो पूरी एकेडमी के जो विंग्स थे सब अपना अपना रोल प्ले करते थे। रोल प्ले करते थे जी। और तकरीबन जैसा आपने इब्तिदा में पूछा कि ये लोग क्या प्रोफेशनली इसमें इन्वॉल्व थे, प्रोफेशनली नहीं थे, ये सब शौकीन थे। जी इन सब का मकसद ये एक था कि भाई अलग अलग ज़ात पात फ़िरक़े ज़बान के लोग एक जगह जमा हो और कल्चरल एक्टिविटीज़ करते रहें। जी और आज उसी चीज़ से हम सब जिंदा हैं।
और उसी चीज़ पे हम भी कायम हैं। आज भी हमारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं, हालांकि बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, बास तो गुज़र गए हैं उनके फैमिलीज से, आज भी हमारी वही दोस्ती है। दौलत राम जी बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं हमारे, अब उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। तो भूषण साहब किशोर कुमार के नाम से मशहूर थे, बेहतरीन आर्टिस्ट और बड़े बड़े फैमिलीज के। दौलत राम कोई कम फैमिली का आदमी नहीं था, ये सब अच्छे लखपति फैमिली के लोग। जी आप सुन रहे हैं थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 एफएम का थिएटर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। आज हम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में बात करेंगे एक ऐसे इंसानी सफ़र के बारे में जो तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिशन अपोलो 11 के बारे में, जो इंसान का चांद पर जाने का सबसे पहला कामयाब सफ़र था। इस मिशन का आगाज़ 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट के लॉन्च के साथ हुआ, जिसने अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक ले जाने का काम किया। दोस्तों, ये लम्हा 20वीं सदी के तारीख में बहुत अहम मोमेंट्स के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट अपोलो नासा का एक अहम तरीन प्रोग्राम था, जिसका मकसद चांद पर इंसान को लेकर जाना और ज़मीन पर वापस लेके आना था। 3 दिन तक सफ़र करने के बाद अपोलो 11 19 जुलाई को लूनार ऑर्बिट में दाखिल हो गया और 20 जुलाई 1969 को स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर उतरा। इस तरह इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की सतह पर पहला कदम रखा। इस सफ़र में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन बज एल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस भी शामिल थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर एक मशहूर स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, बनी आदम के लिए एक बड़ी छलांग। दैट इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, जिसे ज़मीन पर लाखों लोगों के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। इन खलाबाजों ने चांद की सतह पर लगभग 2 घंटे बिताए और चांद की मिट्टी, चट्टानों, पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए, कई अहम तजर्बात किए, बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो लिए और कमरी मॉड्यूल पर वापस आने से पहले एक अमरीकी परचम लगाया। चांद की सतह पर लगभग 21 घंटे गुजारने के बाद वो दोबारा ज़मीन के लिए रवाना हुए। धरती पर वापसी के सफ़र में तकरीबन 3 दिन लगे और 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 पैसिफिक ओशियन में बाहिफाजत गिरा और इस तरह इस तारीखी मिशन का इख्तिताम हुआ। अमले को यूएसएस हॉर्नेट नामी रिकवरी शिप ने साहिल तक पहुंचाया। दोस्तों, अपोलो 11 का कामयाब मिशन इंसानी तारीख में एक यादगार और खिलाई तहकीक में एक अहम लम्हा माना जाता है। आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे History's Mysteries। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
सुन रहे हैं थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 एफएम का थिएटर शो। मनोहर साहब, ये बताइए कि रेडियो का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था छोटी छोटी बातें, जी जी जो बाद में जो है स्टेज पे भी पेश किया गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जिसे अहमद जलील साहब लिखते थे। मैंने सुना है कि सुबह में वो जब रेडियो में काम करने के लिए आते थे तो ये शाम के प्रोडक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, फिर उसके बाद दोपहर के बाद जो है इसका प्रोडक्शन होता था और ये शाम में जो है ब्रॉडकास्ट होता था। साहब जी, सुबह में नहीं लिखते थे, बल्कि हम लोग जब जमा हो जाते थे, मैं बहुत दूर से मुलाजिमत करके आता था, तो हम सब जब जमा हो जाते, कुछ करना है तो वो बातचीत भी करते जाते थे और लिखते। अहमद जलील साहब ये गैर मामूली फैमिली है। अल्लामा हैरत बदायूनी, गुलाम जिलानी मशहूर राइटर, बल्कि नेहरू अवार्ड, आज जो है उनके बच्चे भी थिएटर एक्टिविटीज़ वगैरह चलाते हैं, ओपन थिएटर, ये जो लामकां हैं वो उसी सिलसिले की कड़ी है। तो ये वो फैमिली बैकग्राउंड का बड़ा दखल था उनके ज़हानत के एतबार से बता रहा हूँ। और वो भी दूरदर्शन से डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन होके वो रिटायर बेंगलुरु रहे। तो अहमद जलील साहब, आप हमसे बातचीत भी करते जाते और राइटिंग भी चलती जाती थी। अरे ऐसा राइटर तो मैं नहीं देखा था, और गैर मामूली हाफिजा, ऐसा हाफिजा कि आप पूछो मत। आप बहरहाल वो बातचीत भी और लिखते भी जाना, और फिर फौरन जाके हमारे अफशान जबीन उसमें इनकी बीवी का रोल करते थे। हमारे अहमद जलील साहब के अहमद जलील साहब चांद मियाँ का, और ये अभी अभी हाल में इंतकाल हुआ इनका, हमारे अफशान जबीन का। और लाला भाई करके हमारे असलम फरचोरी बॉम्बे टाइप की वो लैंग्वेज में बात करते थे। जाफर अली खान वो बिल्कुल बिंदास किस्म के आदमी रहते थे इसमें। ये तीनों चारों मिलके करते थे। और एक मल्लिका का किरदार था, तो दो किरदार हमारे ये करते थे। अहमद जलील साहब राइटर भी थे, समझा, कभी असलम फरशोरी भी डायरेक्शन देते थे और हमारे जलील भाई भी देते थे। उसके बाद तो सोचा इन लोगों ने भी क्यों नहीं, लोग बड़े रेडियो स्टेशन पे जमा हो जाते थे इनको देखने के लिए, उस जमाने में इतना क्रेज था। तो क्यों ना हम एक थिएटर में, तो रविंद्र भारती में वो हुआ, तो मल्लिका का किरदार थिएटर में मैं करता था, क्योंकि एक शख्स वक्त बाद में एक ही मेकअप कर सकता था। तो उस वजह से मुझे उन लोगों के साथ कुछ सीखने का, कुछ करने का। तो ये कितने शोज हुए इसके हैदराबाद? शुमार शोज करे हम लोग। बॉम्बे में भी हुए इसके? बॉम्बे में नहीं हुआ जी, बॉम्बे में छोटी छोटी बातें नहीं हुई। हैदराबाद में भी इसका मुझे ख्याल है। बॉम्बे का मैं कुछ नहीं बता सकता। ये हाँ, मद्रास में छोटी छोटी बातें हम लोग किए हैं, लेकिन एक मखसूस दायरे के हद तक मैं भी साथ गया था। हाँ। ये कौन से सन की बात होगी? ये भी 70s की बात है। 71, 72, 73 जी। ये ऐसा दौर था कि पूछो मत आप जी। बहुत अच्छा दौर था ड्रामाओं के, थिएटर के लिए बहुत अच्छा दौर था। आपसे क्या बताऊं कि मैं पिक्चर्स में बहुत कम, क्योंकि मुलाजिमत थी मेरी। मैंने एक मैं समझता हूँ आर्ट फिल्म थी, उसका नाम था ओम सोहा। अच्छा। ये थी एक मशहूर फिल्म क्रिटिक फिरोज़ रंगून वाला। अच्छा। तो रामेश्वरी के साथ मेरा कैरेक्टर था, और ये बेस करती थी ये शादी ब्याह के जो रसूमात थे, डाउरी वगैरह मांगते उसमें। वो एक और सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी इस फिल्म में हमारे साथ हमारा साथ दिया। वहाँ भी कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद ये इंदिरा धनराजगीर के पोतरे होते हैं, धनराजगीर, वो जो महबूब का किरदार किए थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी हैदराबाद में। बॉम्बे का पूरा प्रोडक्शन था। उनकी एक फिल्म में भी मैं जो है एक रोल नौकर का, ज़्यादातर मुझे नौकर के रोल मिले, अब हीरो तो बन नहीं सकता या कैरेक्टर रोल मिले। बोलो हो, वो पिक्चर का नाम था, बोलो हो। हाँ, ये ऑनलाइन काफ़ी अच्छी चली। उनका बेचारा अखराजात उनके निकल गए, और फिर दूसरी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और एक राइटर भी हैं। You are listening to Theatre की दुनिया, Radio Manu 90.0 FM show on theatre.
रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Vincent van Gogh said, and I quote him, "I would rather die of passion than of boredom." अपने फ़राइज़ अंजाम दो और बाकी उमूर खुदा पर छोड़ दो, फिर बेहतरी ही बेहतरी है। लॉन्ग फेलो। काका कालेलकर ने कहा था, स्वयं संस्कृति का मूल है विलासिता, निर्बलता और चाटुकारिता के वातावरण में ना तो संस्कृति का उद्भव होता है और ना विकास। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Theatre की दुनिया, Radio Manu 90.0 FM show on theatre. मनोज साहब, अब ये बताइए कि जो पहले जो है थिएटर होता था, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न, फिल्म, फिर अब OTT, तो थिएटर को आप क्या समझते हैं कि क्या ये सरवाइव कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा या नहीं ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन सरवाइव कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, लता हया जो मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है, वो भी एक अच्छी आर्टिस्ट हैं थिएटर की। तो पृथ्वी थिएटर, इप्टा वाले अपना काम कर रहे हैं और हमारे मराठी वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं जी। अभी रिसेंटली उन लोगों ने 3-4 प्लेस किए, ड्रामा फेस्टिवल होता है, और तेलंगाना नाटक और संगीत एकेडमी वो बेहतरीन काम कर रहे हैं थिएटर के लिए, और NSG काम कर रहा है वहाँ पर आपके दिल्ली में जी। और नसीरुद्दीन शाह वगैरह ये सब NSG के हैं जी। तो पृथ्वी थिएटर में आज भी थिएट्रिकल प्लेस होते हैं। मैं ये विश्वामित्र आदिल साहब से हमारी मुलाकात हिमायत भाई वगैरह करवाए थे, क्योंकि थिएटर के थे हम लोग। तो हम ये इप्टा जो इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन जी, जो बॉम्बे में है जी, तो उन लोगों से मुलाकात करना, उसमें बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी अभी भी करते हैं थिएटर। कुछ लोग नाम याद है पुराने, तो वही हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब, गिरीश कर्नाड। मैं गिरीश कर्नाड के साथ काम भी करा हूँ। इत्तेफाक से वो टेलीकास्ट नहीं हुआ ZTV पर। बेहतरीन आर्टिस्ट, और क्या उनकी लैंग्वेज, क्या है उनकी एक्टिंग। तो ये जो कलकत्ता में जो थिएटर हो रहा है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, और कलकत्ता में, हैदराबाद में मोहम्मद अली बेग ने इसको थिएटर को रिवाइव करने की कोशिश, मराठी वालों ने बहुत कायम रखा है पहले जी। फिर उसके बाद कलकत्ता में बंगाल, कलकत्ता जी, ये थिएटर की जगह है सब जी। और पहले डोमिनेशन थिएटर के जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पे वहीं का होता था, बंगाल का, कलकत्ते का जी। तो अब ये बताइए मनोहर साहब के
उर्दू के थिएटर का मौक़िफ़ क्या है? उर्दू के बगैर तो थिएटर ही नहीं है, ना फिल्म है। मैं आपको साफ साफ गोयाई से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बगैर उर्दू के एक वर्ड के कोई ना तो फिल्म मुकम्मल है जी, ना थिएटर मुकम्मल है। आज भी अब हिंदी फिल्म कहा जाता है, लेकिन उसमें जो उर्दू के अल्फाज जहाँ आना है वहाँ पर ज़रूरी है उनके लिए। जी, तो उर्दू थिएटर का मौक़िफ़ क्या है? वो क्या उर्दू आगे? थिएटर इसमें शक नहीं कि कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया जब से आया है या OTT का मसला जो जब से चला है, इसमें शक नहीं उर्दू थिएटर ज़रा अब कहाँ रही वो बात आगा हशर कश्मीरी वाली, मिंटो वाली, वो बातें नहीं है। और उनके प्लेस करने वाले भी बहुत, अभी हैदराबाद में एक अली दर्पण करके एक लड़का है जो वो थिएटर चलाता है। अच्छा। अली दर्पण जी, और ख़ुद लामका में बेशुमार हमारे सूत्रधार करके हमारे इनके बेटे विनय वर्मा जी, आनंदराज वर्मा के बेटे विनय वर्मा सूत्रधार करके थिएटर कर रहे हैं लोग। थिएटर अभी जिंदा है, थिएटर को मौत नहीं है जब तक के थिएटर करने वाले जिंदा हैं। और मुझे अभी हाल में मेरे से मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया, लता हया ने, कि भाई हम लोग भी थिएटर करते हैं। जब मैं थिएटर की बात शुरू किया तो वो करीब आके बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई, बोले आप थिएटर में? बोला हाँ, हम लोग थिएटर करते हैं, थिएटर ही करके आए हैं। अब थिएटर करना इसलिए मेरा कम हो गया कि आसानी के साथ स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ मतलब काम हो जा सकता है, नाम हो जा सकता है। सबसे बड़ी बात जल्दी शोहरत मिल जाती है जी, उसकी लालच है। जी, जी, पैसा थिएटर में इसमें शक नहीं कि बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन वो शौक़ पूरा होता। आप वहीं से इत्मीनान मिलता हमको कि भाई हमने कुछ किया है। जी, अभी मैं समझता हूँ इसकी वजह क्या है आपकी नज़र में? जैसे कि थिएटर में करने के बाद इत्मीनान महसूस करता है एक आर्टिस्ट, जबकि उसने अपने अदाकारी के ज़रिए फ़िल्मों में भी काम किया, रेडियो के, टेलीविज़न के प्लेज़ में भी काम किया, लेकिन जो मज़ा थिएटर में काम करने का है, तो इसकी वजह क्या है? दरअसल देखा जाए तो फिल्म वगैरह ये सब मैं समझता हूँ कि ज़ैली चीज़ें हैं। जी, थिएटर से आर्टिस्ट की प्यास बुझती है, अगर वो वाकई आर्टिस्ट है तो। और आज भी वो आर्टिस्ट हैं। मैं मिल चुका हूँ इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्टों से। इफ्ता के जब हमारा गेट टुगेदर हुआ तो वहाँ पर एक ही एंगल साहब से भी जी, वहीं पर मुलाकात हुई और बहुत सारे आर्टिस्ट, कॉमेडियंस वहाँ पर हमको मिले हैं जी, और वो सब थिएटर से जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। तो थिएटर की प्यास वो बहुत आपको थोड़ी प्यास जैसा वही आजकल जो है वो पानी पी लिए, ये पानी जो कूजे का पानी है। एक कलाकार को अपनी प्यास बुझाने के लिए थिएटर का सहारा लेना पड़ता है। ज़रूरी है सब। अगर वाकई वो कलाकार है तो कहीं ना कहीं जाके वो प्ले करता, उसको पैसे की लालच नहीं होती, लेकिन वो जो फन है वो जिस दर्द से उसके राइटर में लिखा है कि हमारे इनके भी मुंशी प्रेमचंद के भी प्लेस करे हैं हम लोग, तो वो गैर मामूली चीज़ें, तो किस दर्द थे और कितनी ईद का दिन वगैरह वगैरह कैसी चीज़ें आदमी को हिला देने वाली चीज़ें हैं, तो वो महसूस होता है सब। बास प्लेस में तो वाकई हमारे आर्टिस्ट रो दिए। प्रमिला चौहान हमारे इस प्ले में उसके थोड़े नंबर कट हुए कि वो इस कदर रोई कि प्ले ख़त्म होने के बाद भी रोती रही, तो उसके नंबर कट हो गए। अच्छा, ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में प्रमिला चौहान की सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया। अच्छा, प्रमिला चौहान, बल्कि पम्मी अभी जिंदा है और मैं मिलूंगा कभी और बताऊंगा उसको। अच्छा, तो ये होता है। तो इस कदर डूब जाते थे जी भाई। कभी इसमें थिएटर में तो असली बात क्या होती, ये फिल्म वगैरह ड्रामा ये एक नकाली है, नकल है, कुछ एक ख्याली बात है। थिएटर में आपको ज़िंदगी से आप बिल्कुल करीब, बल्कि जो ऑडियंस है, देखने वाले जो हैं, वो लोग उसको ऐसा महसूस करते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है जी। इसीलिए थिएटर की प्यास कभी बुझती नहीं जी। जो नए आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? साहब जी, उन लोगों को चाहिए कि थिएटर ज्वाइन करें
थिएटर में सीखें, भले वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, बंगाल में हो। थिएटर, मराठी थिएटर आज भी बहुत पॉपुलर है। आपके फिल्म का टिकट नहीं मिलता, वो उसका आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो मराठी थिएटर के प्लेस का टिकट नहीं मिलता। डॉक्टर लागू साहब जी, बल्कि उनको गॉड माना जाता है, गॉड माना जाता है। मराठी लोग बड़ी मेहनत करते हैं जी। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट फिल्मों में आए हैं जी, ये मराठी के बहुत सारे। और गढ़ है साहब जी, बॉम्बे तो गढ़ है मराठी, और शोलापुर में होते हैं मुख्तलिफ, पुणे में होते हैं मराठी प्लेस, बॉम्बे में बेशुमार मराठी प्लेस होते हैं जी। एक अब मराठी प्लेस या मराठी आर्टिस्टों का इसलिए यहाँ ज़्यादा चलन हो गया बॉम्बे में। पहले तो देख आप सुने होंगे कि वो कलकत्ता, वो बिमल राय, वो राय, ये दत्त, वो दत्त, अब आपको कम मिले, क्योंकि जो ड्रामा जब डोमिनेट करता था इंडस्ट्री को जी। लेकिन फिर भी अभी भी महाराष्ट्र के बाद कलकत्ता में ज्यादा थिएटर होता है। थिएटर में जी, वो तो आर्ट की कदर करने वाले लोग हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, सब आर्ट की, आर्टिस्ट की, खेलों की, खेल बहुत अच्छे होते हैं वहाँ बंगाल, कलकत्ता में। मुनव्वर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियोज में तशरीफ़ लाकर बहुत सारी मालूमाती बातें बताई। हम आपके शुक्रगुज़ार। आदाब। शुक्रिया। दोस्तों, ये थे मोहम्मद मुनव्वर अली मुख्तसर साहब। थिएटर की किसी और शख्सियत के साथ आइंदा किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 FM का थिएटर शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।